हम रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम दिखाते हैं सच्ची खबर, करते हैं जुर्म और मुजरिमों का एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास तो होती है लेकिन दिखती नहीं है। आज हम सबसे पहले जिस जुर्म का एक्सरे करेंगे उसमें झूठ है, फरेब है और धोखा भी है और इसके अलावा लूट भी है। जी हां, ये कहानी है एक लुटेरी दुल्हन की, ऐसी दुल्हन जिसने दूल्हे के साथ 7 फेरों में 7 वचन तो लिए मगर सिर्फ 4 दिन के लिए। 5वें दिन वो दुल्हन गायब हो गई और जाते जाते दूल्हे की बाकी जमा पूंजी को भी अपने साथ ले गई। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के आंत्री माता गांव का है, जहां के दुलीचंद माली को ठगों के एक सातिर गैंग ने योजना बनाकर ठग लिया। 50 साल का दुलीचंद अपने साथ हुई जालसाजी की गुहार लेकर जब थाना नीमच कैंट पहुंचा तब मामले का खुलासा हुआ। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला और किस तरह ठगा गया दुलीचंद माली, और आइए आपको दिखाते हैं लुटेरी दुल्हन के काले कारनामे। मध्य प्रदेश में है लुटेरी दुल्हन, पहले शादी फिर ठगी। दुलीचंद माली ठगा गया। 5वें दिन भाग गई बीबी। डोली डोली, पापा खड़े हो, डोली ना मिल रही। वो कुतिया भाग गई अपने किसी यार के साथ। अंदर जाके देख, अलमारी में सब कुछ साफ कर गए। मध्य प्रदेश के इस थाना नीमच कैंट में जन सुनवाई के दौरान एक फरियादी आया। उसकी फरियाद सुनकर सुनल सिसोदिया भी हैरान थी। सामने बैठा 50 साल का रतन लाल ठगों के शातिर गैंग का शिकार हुआ था। उसके साथ उसकी ही 4 दिन की बीवी ने चूना लगा दिया था। दरअसल मामला ये है कि नीमच जिले के आंत्री माता के इस व्यक्ति के साथ शादी रचाने के बाद एक महिला झांसा देकर पति को छोड़कर रातों रात 9-2-11 हो गई है। मनासा तहसील के गांव आंत्री माता के रहने वाले दुलीचंद माली, जिनकी उम्र 50 साल है, उसने जिला पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंचकर पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया है। दुलीचंद ने जो पुलिस को बताया वो कुछ इस तरह था। आगे कहते मैं तेरी शादी करा देंगे। मैंने बहुत शादियाँ करी थी, दूसरे गाँव में भी, तेरी भी शादी में करा देंगे और विश्वास कैसे पूरी 1 लाख रुपए लगेंगे और खर्चा में तो मेरे सर 1.5 लाख रुपए हो गए। मैं ये अब नीमच कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन दुलीचंद आखिर ठगा कैसे गया ये जानना भी जरूरी है। आंत्री माता के रहने वाले दुलीचंद की पहली पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद ये दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन दूसरी महिला नहीं मिलने की वजह से लालू लाल सुथार पानपुर वाला दिनांक 27/3/16 को इसके पास आया और कहा कि वो विवाह करवाने का काम करता है और उसकी इंदौर के लोगों से अच्छी पहचान है। उसने कहा कि वहां के मैरिज ब्यूरो से बात करवाकर विवाह करवा देगा, जिसके एवज में उसने 3000 रुपए और इंदौर आने जाने का खर्च मांगा था, जिस पर दुलीचंद ने 3000 रुपए दे दिए थे। 30 मार्च को जो है वो लड़की को लेकर आए
तब उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड करी कि 1 लाख रुपए करीब खर्चा लगेगा आपकी शादी का। तो उस समय इन्होंने क्या है कि टुकड़ों टुकड़ों में पैसे दिए। पहले जो लड़की को लेकर आए तो लड़की के साथ 2 दलाल और 2 महिलाएं थी। एक महिला के साथ में इनकी शादी हो गई, 3-4 दिन करीब इनके साथ में रही और फिर 4 दिन बाद ही सुबह सुबह बिना बताए घर से चली गई। इसके बाद लालू राम ने कहा कि मैंने इंदौर में तुम्हारे विवाह के लिए इंदौर के गोपाल कुमावत के माध्यम से एक पूजा नाम की महिला से संपर्क किया है। वो विवाह करने के लिए तैयार है और इसलिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिस पर दुलीचंद राजी हो गया। दुलीचंद से लालू राम 40,000 रुपए एडवांस भी ले गया। इसके बाद पूजा नाम की महिला से दुलीचंद की 30 मार्च को शादी करवा दी गई और बाकी 60,000 रुपए लालू राम, गोपाल और नकाब बांधे एक महिला को दिए गए। शादी के बाद महिला अपने पति दुलीचंद के साथ लगभग 4 दिन रही और रातों रात 5वें दिन दुलीचंद के घर से लाखों का माल लेकर फरार हो गई। ये मामला कोई नया नहीं है। माना जा रहा है कि ये एक गैंग है जो बेहद शातिराना ढंग से ऐसी ठगी को अंजाम दे रहा है, जो पहले शादी करवाता है फिर लाखों के जेवरात नकदी लेकर फरार हो जाता है। हालांकि इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया है और पुलिस जांच में भी जुट गई है। जांच हो रही है और मुजरिम कितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है। जाहिर है दुलीचंद को बड़ी उम्र में शादी करना ही था तो अपने खास रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं किया और ठगा गया। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। झूठ की बुनियाद पर कभी सपनों के महल नहीं बनते और जो बनते भी हैं तो ढह जाते हैं। अगली क्राइम की कहानी कुछ ऐसी ही है। नवाबों के शहर लखनऊ में कुछ मनचले लुटेरों का एक गैंग बना। ये गैंग उन नौजवानों का था जिन्हें शौक था कि वो महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे चश्मे पहने और फिर उनके पास एक प्रेमिका भी हो जिसके साथ अय्याशी भी कर सकें। लेकिन इसके लिए उन्हें खूब सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए उन नौजवानों ने अपराध के उस तिलिस्मी जंगल में कदम रखा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वहां से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है जो पहुंचाता है सलाखों के पीछे। लखनऊ के थाना हसनगंज इलाके की इस कहानी में ऐसा ही कुछ है। देखिए पूरी कहानी। शाह खर्ची ने बनाया लुटेरा, पुलिस ने दबोचा तो बोले लुटेरे। प्रेमिका को खुश करने में बने अपराधी, लखनऊ के हसनगंज का मामला। लखनऊ के थाना हसनगंज पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ महंगे शौक और प्रेमिका को खुश करने के लिए ही अपराध के दलदल में चले गए। पुलिस ने लुटेरों से सोने की चेन खरीदने वाले एक सर्राफा कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। अपराधियों के कब्जे से सोने की 3 चेन, हजारों की नकदी और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। लखनऊ में पुलिस की गिरफ्त में खड़े तीनों शख्स दिखने में भले ही मासूम हों, लेकिन काम बेहद खतरनाक है। ये चलती महिलाओं के गले से सोने की चेन और पर्स लूटकर भागने में माहिर है। यही वजह थी कि आरोपी अब तक इलाके में कई चेन और पर्स लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने साहिल सोनकर और शांतनु नाम के लुटेरों को गिरफ्तार करने के बाद ही इनसे सोने के आभूषण खरीदने वाले सर्राफा व्यापारी
आशीष शर्मा को भी गिरफ्तार करने की बात की है। 2 चेन स्नैचर पकड़े गए और उनसे पूछताछ और उनकी निशानदेही पर वो सुनार पकड़ा गया, जो चेन खरीदता और उसके बाद उसका डिस्पोजल। 2 लड़के हैं, एक साथ काम करते हैं और ये जैसे ही कोई आदमी उनके बगल से कोई महिला दिख गई इन्हें कि उसके हाथ में पर्स है या चेन उसकी दिखाई दे रही है, झपट्टा मार के निकाल लेते हैं। पता चला है कि तीनों आरोपी पढ़े लिखे हैं, लेकिन महंगे शौक और प्रेमिका को खुश करने की फिराक में ये अपराधी बन गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने की 3 चेन के साथ हजारों की नकदी और तमंचा भी बरामद कर लिया है। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन कानून तोड़ने की सजा तो मिलेगी ही। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लुटेरे अब सलाखों के पीछे शायद अपनी करनी पर पछताएं, लेकिन जेल में भी तो अपराधियों का ट्रेनिंग स्कूल ही है। मगर शायद अपराधियों को फिर से सामान्य जिंदगी जीने की राह भी मिल जाए। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां के थाना सरूरपुर इलाके में एक सनसनीखेज गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। चद्दर बिछाने को लेकर एक मामूली विवाद में कहासुनी हुई और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पता चला है कि बदमाशों ने मतीन और उसके पिता को चुनौती देकर गोली मारी है। मृतक मतीन बीडीसी का सदस्य भी था, यानी कि वो ब्लॉक का निर्वाचित सदस्य था, एक जनप्रतिनिधि था। इससे एक बात जाहिर होती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो कानून को ताक पर रखकर खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो निश्चित ही हमारे कानून के रखवालों के लिए एक चुनौती है। देखिए पूरी कहानी हमारी अगली रिपोर्ट में। मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र के मैनापुट्ठी गांव में कल देर रात नमाज के दौरान हुई कहासुनी ने सुबह खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक मतीन इसी क्षेत्र से बीडीसी सदस्य था। कल देर रात मतीन जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो वहां मौजूद कलवा से चटाई बिछाने को लेकर कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान कलवा ने मतीन को जान से मारने की धमकी दे दी। कहासुनी को मस्जिद में मौजूद लोगों ने खत्म करा दिया, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये कहासुनी खूनी रूप ले लेगी। कलवा अपने साथियों के साथ मतीन के घर पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें मतीन और उसके पिता दीन मोहम्मद को गोली लगी। मतीन की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी बचे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतीन को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें तो जो मतीन की डेड बॉडी उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एफआईआर लिखी जा रही है और उसमें से एक नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी की गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में आए दिन हो रही खूनी वारदातों ने साबित कर दिया है कि लोगों में कानून का खौफ रहा ही नहीं है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां अभी बाकी हैं, जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार।
चैनल वन न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल वन न्यूज। वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं हमारे साथ क्राइम एक्सरे। ब्रेक के पहले बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय बदमाशों की हो रही थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं जहां दबंगों ने कानून को ताक पर रख रखा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और संगीन वारदात को खुलेआम अंजाम दिया है। बात कुछ खास नहीं थी। एक बच्चा ट्यूबवेल पर नहाने गया था, लेकिन वहां पहले से ही कुछ दबंग और बदमाश लोग ट्यूबवेल पर बैठकर शराब पी रहे थे। बच्चे से सिर्फ इतनी गलती हो गई कि वो उन्हें पहचान ना सका और नहाने लगा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दबंग जैसे ही नशे में धुत हुए तो उन्होंने बच्चे के साथ एक घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया। बच्चे ने जब इसका विरोध किया तो वो नहीं माने। बात बच्चे के परिजनों तक पहुंची तो वो अपने बच्चे की मदद को दौड़ पड़े। फिर क्या हुआ, देखिए ये पूरी क्राइम की स्टोरी। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के मोहल्ला डबरिया में अचानक लाठी डंडों और फायरिंग की आवाज गूंजने लगी। डबरिया का ये वही ट्यूबवेल है जहां से इन आवाजों की जड़ें जुड़ी हुई हैं। दरअसल एक बच्चा इस ट्यूबवेल पर नहाने आया था। ट्यूबवेल पर पहले ही कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। बच्चे के ट्यूबवेल पर पहुंचते ही आरोपी बच्चे के साथ बदतमीजी करने लगे और जब उसने आरोपियों का विरोध किया तो उन्होंने पीड़ित को मारना शुरू कर दिया। इस बात की खबर सुनकर बच्चे के परिजन मौके पर गए और बच्चे को बचाने लगे, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी और बच्चे के परिजनों पर भी लाठी डंडों के साथ टूट पड़े, जिसके बाद विवाद एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया। पीड़ित पक्ष पर दबंग इस कदर हावी हो गए कि उन्होंने हथियारों के मुंह खोल दिए, जिनके निशाने पर पीड़ित परिवार था। दोनों पक्षों में अब पथराव और गोलियां चलने लगी। हर तरफ दहशत का माहौल बन गया था। पीड़ित परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 को गोली लगी थी, जो इस वक्त मेरठ के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हमारा भतीजा वो नहाने गया था, वही बता शुरुआत पहले पिटाई करी थी, उसका जोड़ा पकड़ के हिला दिया। वो घर पे आए शिकायत लेके। यहाँ से हम चाचा दोनों भैया गए। हम बीच बिचाव करने के लिए गए। हमने की एक लड़का रहता राणा पट्टी में, उसने मारपीट शुरू कर दी। फिर भी आगे बदमाश शराब पीते थे, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हमने सब में सिर फोड़ दिया हमारे। फिर उन्होंने गोली मारी 2 जने इनके। ये सड़क पर पड़ी चप्पल बयां कर रही है कि जिस वक्त ये विवाद चल रहा था क्या मंजर रहा होगा यहाँ का। सड़क पर पड़े ये खून के धब्बे दबंगों की दबंगई की दास्तान सुना रहे हैं कि किस कदर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया होगा। शराबी दबंगों ने पीड़ित परिवार के हर उस इंसान पर हमला किया जो उनके सामने आया। दबंगों ने पीड़ित परिवार को बार बार मारा
शराब के नशे में धुत दबंग खुलेआम पीड़ित परिवार को मार रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। बदमाशों ने परिवार की 70 साल की बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी अपनी दबंगई का कहर बरसा दिया। उन्होंने विरोध करा उस बात का, तो उन्होंने बजाया, वो अपने घर की तरफ गए, आगे जाके नुक्कड़ पे फिर उन्होंने मारा। उनकी मम्मी माता जी आई, उन्होंने कहा कि क्यों मारा हमारे बच्चे को, कोई गलती थी तो भगा देता, तो उल्टा उन्हें उन्होंने मारा। अपने बेटे के बारे में सुनकर 70 साल की बुढ़िया माँ जब उसे बचाने के लिए दबंगों के पास गई तो बदमाशों ने इसे भी नहीं बख्शा। दबंगों ने इस पर भी हमला बोल दिया और मारने लगे। गोलियों की ढाएं-ढाएं आवाजों के बीच वो दबंग इस महिला को मारकर कुएं में डालने की बात कर रहे थे। सुनिए क्या किया था दबंगों ने इस महिला के साथ। पट्टे चलाए, गोली चलाई, खूब गए सब कुआं में लटकाए दे, कुआं में डाले दे रहा, मार कर कुआं में डालो से लेकर के ना पे कहने के लिए बाहर की बचाने जा रही है अपने लौंडा को। मोहल्ले के डरे सहमे लोग अभी तक घरों से निकलते वक्त डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दहशत से भरा वो पूरा खेल देखा जो शराबी दबंग यहाँ खेल रहे थे। घर परिवार के जैसे छुड़ाने गए, उन लोगों ने जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि तुम लोगों को बहुत चढ़ी, चक्कू छुरे व गोली पिस्टल कट्टे इनसे वार किया। लगभग कितने राउंड चले हैं? 7। कितनी गोली चली? 5-6 गोली चली हैं। शराबी बदमाशों के आतंक की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। ये तस्वीरें विवाद के तुरंत बाद की। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी मोहल्ले में तनाव बना हुआ था, जिसे देखते हुए पुलिस आला कमान ने यहां ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया। ट्यूबवेल पे नहाने को लेकर 2 बच्चों में झगड़ा हुआ है, इसमें एक बच्चे से 5-6 लोग घायल हैं और इस घटना में फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में चोटें आई हुई या क्या नाम मार टाइम चोटें आई और लोगों व्यक्तियों को रेफर कर दिया गया है सेंटर के लिए, मुकदमा लिखा कार्रवाई की है। दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें समाज में दहशत का माहौल बना रही है। लोगों में डर पैदा हो गया है। लोगों में दहशत और डर के बीच एक सवाल पनप रहा है कि क्या सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है भी या नहीं। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अगली कहानी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। यहां भी एक बच्चे को मामूली सी बात पर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई और ये कारनामा गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में अंजाम दिया गया। बच्चे को पीटने के बाद दबंगों का हौसला देखिए कि बच्चे को उसके घर भी पहुंचाने गए और जब उसकी मौत हो गई तो अपने तरह से उसे दफनाना भी चाहा, लेकिन बच्चे की लाश तो दफन हो गई मगर जुर्म दफन नहीं हो सका और आखिरकार मामला पुलिस के पास पहुंच ही गया। फिर क्या हुआ, देखिए ये पूरी कहानी। गाजियाबाद के भोजपुर गांव का रहने वाला ये परिवार अपने ही गांव के दबंगों के कहर का शिकार हुआ है। इस परिवार में कभी एक 11 साल का बच्चा समीर खान भी शामिल था, जिसे इनके ही गांव के कुछ दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। इस तस्वीर में मौजूद सफेद रंग की कमीज पहने 11 साल का मासूम खुद को अदालत समझने वाले दबंगों की तथाकथित अदालत का शिकार बन गया है। बीते रविवार की शाम को ये मासूम अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद इसके परिवार ने हर जगह इसकी तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया और जब पता चला तो इनके घर का एक चिराग बुझ चुका था। सोमवार की सुबह गांव भोजपुर के ही रहने वाले यामीन अश्वाह और यामीन समीर को गोद में उठाए पीड़ित परिवार के पास आए खुद को अदालत समझने वाले दबंगों ने बच्चों को उन्हें सौंप दिया। समीर की हालत बहुत खराब थी। जब उसका कारण पूछा गया तो दबंगों ने कहा कि इस बच्चे ने उनके यहाँ चोरी की है। बच्चे की हालत नाजुक होने की वजह से
पीड़ित परिवार ने आनन फानन में डॉक्टरों का रुख किया, लेकिन डॉक्टर ने समीर को मृत घोषित कर दिया। सारी रात उन्होंने अपने घर में रखा और सुबह को फिर वो कहने लगे तेरे बच्चे ने चोरी करी है, इसे पकड़। मेरे हाथ में जी लाए तो मैं उसमें दम नहीं था जी बिल्कुल भी। मैं भाग के गया अपने बच्चों को लेकर। डॉक्टर ने एकदम जवाब दे दिया कि ये खत्म हो चुका। नाम बताइए उनका, क्या नाम है? यामीन और अशवा, दूसरा भी यामीन है जी। 11 साल के इस मासूम बच्चे के साथ जो बीते रविवार को हुआ होगा वो बेहद ही डरावना होगा, क्योंकि इस समीर के हाथों की सारी उंगलियां और हाथ के ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था। पिटाई के निशान शरीर पर दिख रहे थे। समीर की ये हालत इसलिए की गई थी क्योंकि दबंगों ने उस पर आरोप लगाया था कि उसने उनके यहाँ चोरी की थी, जिसके एवज में खुद को अदालत समझकर समीर को सजा के तौर पर मौत की सजा सुना दी गई। मौत भी कोई साधारण नहीं। मरने से पहले समीर ने 11 साल की उम्र में उस दर्द को महसूस किया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। बच्चे की बेरहमी से पिटाई करी, उसकी उंगली वगैरह भी टूटी हुई है, ये खवा उतरा हुआ है और सारी पसली भी टूट गई। जिन्होंने मिलाया इस चीज की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी, वो तब इसमें था जी। उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया है और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। आरोपियों की दबंगई अभी तक थमी नहीं थी। समीर को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने के बाद दबंगों ने समीर के पिता और समीर की लाश को अपनी गाड़ी में भरकर फजलगढ़ काम में ले गए और फिर वहां समीर को दफन कर दिया। जब समीर के पिता ने कहा कि समीर को भोजपुर में ही दफन किया जाए तो बदमाशों ने मना कर दिया। उन्होंने समीर के पिता को धमकी दी कि अगर इसके बारे में पुलिस या किसी को भी बताया तो उसे गांव में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके बाद समीर के पिता ने डरते डरते पुलिस को सारी बात आखिरकार बता ही दी, लेकिन दबंगों का खौफ अभी भी उनके दिल में बना हुआ था। पुलिस ने इस मामले में भोजपुर के ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात में जुट गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। सर थाने में तहरीर मैंने रात दी, जब वो बच्चा गुजर चुका था उन्होंने फिर मुझे धमकी दी कि अगर तेने यहाँ जाकर किसी ने कुछ कही या थाने में कुछ कही तो तुझे भी यहाँ रहने देने के कहने लगे, या तो इस बच्चे को दफना दे नहीं तो तेरा नाम लगाएंगे हम, तो तेने मारा तेरे हाथ में हम तो ऐसा देंगे ऐसा देंगे। फजलगढ़ गाँव में जी मैंने बोला जी कि यहाँ दफना दो। भोजपुर में जब मैं अब यहाँ का रहने वाला वासी बन चुका हूँ तो मेरे यहाँ दफना का नहीं, यहाँ नहीं फजलगढ़ लेके चल रहे जहाँ तू पहले रह था। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर समीर ने चोरी की भी थी तो क्या एक मामूली चोरी के लिए किसी को इस कदर बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में दबंग की अपनी एक अदालत होती है जहां वो किसी भी अपराध की कोई भी सजा सुना सकता है? अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद है तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की यह मुहिम जारी रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त प्रमोद शर्मा को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।